ज्ञानार्जन के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अभिभावकों की श्रेष्ठताओं को स्थापित करते हुए और उनके विशेषज्ञों जो उनकी फील्ड में काम कर रहे हैं, विशेष शिक्षक के रूप में, पुनर्वासी शिक्षक के रूप में अथवा पुनर्वास अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में, कैसे उन्हें एक वैशिष्टतापूर्ण डेवलपमेंटल भाव दिया जाए। इस हेतु आज हमारे बीच परम आदरणीय सुधी कुलश्रेष्ठ मैम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ, आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मैम को मैं सादर प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, सीआरसी लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर, सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान कर रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका पीडीयूएनआई पीबीडी न्यू दिल्ली, और आदरणीय निदेशक सीआरसी लखनऊ श्री रमेश पांडे सर। जैसा आप सभी जान रहे हैं, आज सीआरसी लखनऊ ऑफलाइन और ऑनलाइन दो वृहद कार्यक्रमों को आप सभी के बीच रखा है। ऑफलाइन हम एक वृहद टीकोत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं सौभाग्यम फाउंडेशन के साथ में मिलकर चटामिल के आसपास, और एक बृहद आबादी को टीकाकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु हमारी संपूर्ण टीम वहां भी लगी है। दूसरा कार्यक्रम बौद्धिक आयोजन को कैसे श्रेष्ठोत्तम बनाया जाए, उस रूप में आदरणीय सुधी मैम आप सभी के बीच अपनी विशेषज्ञता हेतु वो उपस्थित हैं। तो मैं सीआरसी लखनऊ के संपूर्ण परिवार की तरफ से आज की मुख्य वक्ता और मुख्य आतिथ्य को प्राप्त परम आदरणीय सुधी कुलश्रेष्ठ मैम को सादर आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और आज के इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय सुधी कुलश्रेष्ठ मैम। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करने का। दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पे अपने इस अर्ली इंटरवेंशन के बारे में थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ। मैं डायरेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ एंड पूरी कोऑर्डिनेटर टीम, राजीव रंजन सर, विकास सर, सविता मैम एंड नागेश पांडे सर जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे अपने विचार शेयर करने आई हूँ। सीआरसी हमने तब से देखा है जब से स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम्स, और आज के डेट में सीआरसी ने बहुत अचीवमेंट्स लिए, इसके लिए बड़ी खुशी होती है देखकर। और इतने सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे कि हमारे यहाँ के स्पेशली इस लखनऊ जोन के या उत्तर प्रदेश जोन के कितने सारे पेरेंट्स हैं जो मदद लेते हैं या जिनके बच्चों को ट्रीटमेंट मिल पाता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ भी आते हैं, उनसे फीडबैक भी मिलता है यहाँ पे कि बहुत अच्छे से वहाँ वर्क हो रहा है, ये सुन के भी बड़ा अच्छा लगता है। आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ये शेयर करने के अपने विचार मौका मिला है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे स्पेशल बच्चों में स्किल्स डेवलप करे जाते हैं। मैं सुधी कुलश्रेष्ठ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट से आज आपके साथ हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी को बौद्धिक ज्ञान कैसे बढ़ाया जाता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में, उसको समझा पाऊँ, बता पाऊँ। और जैसा कि समय है ये 3 से 4 वाला, सभी लोग लंच करके एकदम स्टार्टअप हुए हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं सेशन को एक्टिव रखूं, सभी लोग एक्टिव रहें और ध्यान से सुन पाए, राइट। सो बिफोर प्रोसीडिंग आई विल शेयर माय स्लाइड्स। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं जिससे कि थोड़ा सा व्यू क्लियर होता है। जी मैम, प्रेजेंटेशन आ रही है मैम? प्रेजेंटेशन आ रही है, थैंक यू सर। वेल, द टॉपिक जो है आज का वो है कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। पर्टिकुलरली हमने कॉग्निटिव स्किल यानी बौद्धिक क्षमता पे करा है, ध्यान दिया है।
उस स्टेज पे जो बाल्यकाल में होती है डेवलप, और उन बच्चों के लिए जो हमारे लिए स्पेशल हैं। मैं सुधी कुलश्रेष्ठ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट से आज आपके सामने इसके बारे में आगे बताना चाहूंगी। टॉपिक में और गहराई से जाने से पहले, जैसा कि स्पेशल नीड्स के लिए हम बात करने जा रहे हैं, उन स्पेशल बच्चों के लिए, उन विशेष बच्चों के लिए, उससे पहले मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है या नॉर्मल चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या होता है। जब हम उसे डिफाइन कर पाते हैं तभी हम उसमें क्या दिक्कतें आती हैं उन स्पेशल बच्चों के साथ, उसको अंतर पहचान पाते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट थिंग, मैं आपको अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बताना चाहती हूँ। Early childhood is defined as the period from birth to 8 years old, is a time of remarkable growth with the brain development at its peak. ये वो टाइम पीरियड है जब बच्चा जन्म लेता है और 8 साल तक, इस टाइम पे जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो सबसे ज्यादा डेवलप करती हैं, बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, उसका ब्रेन डेवलप करता है। During this stage, children are highly influenced by the environment and the people that surround them. इस स्टेज में बच्चा उन सभी एनवायरमेंटल फैक्टर जो उसके आवरण में, आसपास वातावरण में लोग होते हैं, उनसे चीजें सीखता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, बहुत सारी नई नई स्किल्स को डेवलप करता है। हमने जनरली देखा होगा कि जब बड़े लोगों में अंतर इतनी जल्दी नहीं पता लगता, हम 2-4 साल अगर किसी से नहीं मिले तो बहुत अंतर नहीं आता, बट एक बच्चा जब बड़ा होता है तो एकदम दिखता है कि अरे ये तो समझदार हो गया, अरे ये तो बड़ा हो गया। सो दिस इज द स्टेज जो बर्थ से लेके 8 इयर्स तक होती है, जहां हमें मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे अधिकतम रूप से बदलाव दिखाई देता है। Early childhood development. Ma'am, good afternoon. Ma'am, slides are not moving. Slides are not moving. Okay. I'll check again. Now? Hello? No, ma'am. Can't see now, ma'am. Okay. पुनः प्रेजेंटेशन करना होगा मैम। स्लाइड शो, आई एम रनिंग स्लाइड शो। नहीं मैम, प्रेजेंटेशन आपका रुक चुका है, रिज्यूम प्रेजेंटिंग कर दीजिए या पुनः प्रेजेंट कर दीजिएगा। Share screen. अभी विजिबल हुआ? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चेंज हो रहा है? It's okay. Now it's changing? चेंज हो रही हैं स्लाइड्स? हाँ, Yes, 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 ma'am. ma'am. Now it Yes. is changed. ओके, थैंक यू सो मच। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अर्ली चाइल्डहुड वो स्टेज है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे ज्यादा बदलाव आते हैं, और 2 से 8 साल, वो जन्म से 8 साल तक के स्टेज को हम अर्ली चाइल्डहुड डिफाइन करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट refers to the physical, cognitive, linguistic and socio-emotional development of a child from the prenatal stage up to 8 years. अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या होता है, हम खाली एक ही डोमेन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, इसमें हम ओवरऑल ग्रोथ को काउंट करते हैं कि उसकी शारीरिक कितनी बदलाव आए, कितना बड़ा हुआ, कॉग्निटिवली यानी समझदारी कितनी बढ़ी, लिंग्विस्टिक यानी कि उसकी भाषा में कितना चेंजेस आए, कितनी उसने लैंग्वेज सीखी, सोशियो इमोशनल व्यवहारिक तौर पे उसमें कितना बदलाव आया। ये सारे डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड जब से वो हुआ तब से लेके 8 साल तक हम लोग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द चेंज फ्रॉम इमेच्योर टू मैच्योर स्टेटस एंड फंक्शनिंग। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा जब इमेच्योर होता है एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मैच्योरिटी लेवल, जब वो समझदार होता है। Healthy development in early years, particularly birth to 3, provides the building blocks for educational achievement, economic productivity, responsible citizenship,
lifelong health, strong communities and successful parenting of the next generation. हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स यहाँ होंगे उनको ये पता होगा कि प्रीनेटल पोस्टनेटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी बच्चा जन्म लेता है, एंड इसकी अवेयरनेस भी बहुत हो गई है कि हमको बहुत केयरफुल रहना होता है वो दौरान जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है या बच्चा जब जन्म लेता है या उसके बाद एकदम। लेकिन क्या उसके बाद के पड़ाव हमें छोड़ देने चाहिए या उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ऐसा नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट यही सिखाता है कि वो टाइम पीरियड पे भी हमें उतना ही ध्यान देना है, उस बच्चे के विकास पे हमें उतना ही जोर देना है, पर स्पेशली जन्म से लेके 3 साल तक, ताकि वो आगे जाके एक अच्छे पर्सनालिटी में डेवलप हो, उसका एजुकेशन अच्छा हो, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप हो, लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज एंड सक्सेसफुल पेरेंटिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। हमें ये सारे टारगेट्स देखने होते हैं, इसी के लिए बर्थ से लेके 3 साल इज वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली आई एम ऑडिबल एंड माय स्लाइड्स आर विजिबल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अर्ली चाइल्डहुड कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ लाइफ स्टेजेस। जैसा मैंने बताया कि अर्ली चाइल्डहुड एक पूरे लाइफ स्पैन की स्टेज है जो 0 से 8 साल तक होती है। इसमें भी हमारे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिन्हें हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहते हैं। Here we define early childhood as the period from the birth to age 8, although we also recognize the importance of quality prenatal care in the early childhood outcomes. हमारा जो बर्थ से लेके 8 इयर्स है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो प्रीनेटल हमारी क्वालिटी है जो हमने उस टाइम पे इम्पोर्टेंस दी थी प्रीनेटल केयर को, आगे आने वाली उसकी लाइफ स्टेजेस में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कॉग्निटिव स्किल्स इंक्लूड, जैसा कि बात की कि कॉग्निटिव हमारा टॉपिक है, तो कॉग्निटिव स्किल्स में जो हमारा इंक्लूड करते हैं जब बच्चे के लिए स्पेशली बात करते हैं, अटेंशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉजिक एंड रीजनिंग, एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड। They are the skills the brain uses to think, learn, read, remember, pay attention and solve problems. यानी कि होलसोल अगर हम पूरी बात कहें तो कॉग्निटिव स्किल वो है जिससे कि हम ध्यान दे सकते हैं, कोई भी चीज को सीख सकते हैं, हमारी याददाश्त, हमारा लॉजिकल रीजनिंग, किसी भी बात का तर्क देना, हमारा सुनना, हमारा देखने, हम चीजों को देख के कैसे समझते हैं, कितनी स्पीड से समझते हैं, ये सारे काम हमारे ब्रेन करता है, और ये स्पेशली उस पीक टाइम पे करता है 0 से 8 साल, जो कि हमारा अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है। जो 5 एरियाज हम काउंट करते हैं, 5 एरियाज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, वो है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा मतलब है बौद्धिक क्षमता, यानी कि उसका दिमागी विकास कितना हुआ। अगर हम किसी बच्चे को इमेजिन करें अभी, तो हम उसमें ओवरऑल क्या देखते हैं, वो शारीरिक रूप से कितना बड़ा। जनरली हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं एक बच्चे को लेके जो कि डेवलपमेंटली डिले होता है या स्पेशल चाइल्ड होता है, तो पहली उनकी बस शिकायत ये होती है कि बच्चा चलता नहीं है जी। लेकिन बच्चा जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो पता लगता है कि बच्चा बाकी चीजें भी नहीं करता, वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट भी नहीं करता, वो बोलता भी नहीं है, वो हाथ से चीजें भी नहीं पकड़ता, और उम्र के हिसाब से हमको जवाब भी नहीं देता या हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं करता, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उतनी नहीं होती। सो वो 5 एरियाज हम पूरे काउंट करते हैं। 1 इज कॉग्निटिव, देन सेकेंड इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, वो कितना अपने इमोशंस को और व्यवहारिक रूप से बदल पाया है। स्पीच एंड लैंग्वेज, उसकी भाषा और बोली कितनी डेवलप करी है। फाइन मोटर स्किल, हाथ के छोटे काम कितने पकड़ है उसकी, कितनी चीजों को ग्रिप कर पाता है, उंगली पकड़ लेता है कि नहीं, ये सारी चीजें। एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स की वो अच्छी तरह चल पाता है, उठ पाता है, बैठ पाता है, ये सब काउंट किया जाता है। अभी तक मैंने बताया व्हाट इज अर्ली चाइल्डहुड एंड व्हाट इज अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। नाउ
अभी मैं टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हुए बताती हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। Our brain is composed of numerous cells called neurons that are interconnected. हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सारे सेल से बना हुआ है जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं, और वो बिलियंस ऑफ अरबों खरबों में होते हैं हमारे ब्रेन में। Almost 50 billion neurons are present in human brain at the time of birth. जब बच्चा जन्म लेता है 50 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, विकास करता है, बाय द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन हैव डेवलप्ड हाफ ऑफ द ब्रेन सेल्स कनेक्शन दैट विल बी मेड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। जैसे बच्चा 2 साल का हुआ, आधे से ज्यादा सेल्स उसके डेवलप हो जाते हैं। इट इज अ बिग, आप कह सकते हैं सेल्स का जाल होता है इतना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड जैसे ही बच्चा 6 साल का होता है, ब्रेन डेवलप्स फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड पैटर्न्स। बचपन में 50 बिलियन अगर हमारे पास हैं तो उसके हिसाब से जब बच्चा पैदा हुआ वो रिएक्ट करता है। द मोमेंट न्यूरॉन्स बढ़ते जाते हैं, इंटरकनेक्शन लिंक्स बढ़ते जाते हैं उनके, वो और मेच्योरिटी लाता है एंड 6 साल तक आते आते वो काफी समझदार या थॉट प्रोसेस को डेवलप कर लेता है। The child's billion neurons have the ability to make almost countless connections that prepare the child to learn language, acquire logical। हेलो मैम, स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है। मैम फिर रुक गई। अभी नो मैम, वही है। अभी आई? नो मैम। मैम प्रेजेंटेशन स्टॉप हो गया है, आपको रिज्यूम करना होगा और फिर उसको नेक्स्ट पे जाना होगा। मैन्युअली प्रत्येक स्लाइड पर मैम, प्रत्येक स्लाइड पर मैनुअल आप क्लिक कर दिया करिए, तो जैसे ही बात आगे बढ़ेगी और क्या क्या। सर आई एम क्लिकिंग बट मे बी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क कोई का, बात तो नहीं, रिज्यूम करके कोई बात नहीं। अभी विजिबल है? आप कंटिन्यू करें। अभी विजिबल है? हाँ मैम, पियाजे थ्योरी वाला विजिबल है। जी जी, क्या चीज विजिबल हो रहा है? Yes, ma'am. अभी Now stop the ma'am. नो मैम। Share screen button, ma'am. जस्ट जी जी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें हमारे प्रतिभागी। आई एम ट्राइंग, आई एम सो सॉरी फॉर द नेटवर्क इश्यूज। नो प्रॉब्लम मैम, कोई बात नहीं। ये तो मैम बट आप बहुत अच्छे समझा बारिश रहे बारिश हैं। हो रही है, इसके कारण से शायद कुछ नेटवर्क का हो रहा है। It's okay, ma'am. Now it's okay. नाउ इट्स विजिबल Yes, जी yes, yes, visible. एंड नाउ आई एम चेंजिंग। अभी चेंज हो रहा है? So wanted to change the slide after this. अर्ली चाइल्डहुड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग दिस स्लाइड। ये आप सबको दिखाई दे रहा है? हेलो, स्लाइड आ रही है मैम, आप ओके कंटिन्यू करिए। स्लाइड मेरे पास है, मैं सभी प्रतिभागियों को सेंड भी कर दूंगा, कोई बात ओके ओके। आप थैंक यू continue सो मच सर फॉर please, कोऑपरेटिंग। थैंक यू सो मच सर। please. Early childhood cognitive development. The child's billion neurons have the ability to make almost countless connections that prepare the child to learn language, acquire logical mathematical skills, social interaction, expression of emotions. जो इतने सारे बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स हमारे कलेक्ट हुए, ब्रेन में डेवलप हुए, उनका काम है बच्चे को लैंग्वेज सिखाना, मैथमेटिकल स्किल्स को ट्रेन करना, सोशल इंटरेक्शन, हम आपस में कैसे बात करते हैं, हम कैसे अपने विचार व्यक्त करते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, हमारा एकेडमिक्स, उन सब के बारे में, उन सबको कनेक्ट करना।
A child transformed from a dependent toddler into a proud and independent preschooler who can now eat more neatly, enjoy book reading. जनरली माँ को स्पेशली कहते सुना होगा कि बच्चा छोटा था तो बहुत परेशान होते थे, बट अब अपने काम सारे कर लेता है। अब ये अपने आप खाना भी बहुत अच्छे से खा लेता है, अब ये अपने आप पढ़ भी लेता है, कपड़े भी चेंज कर लेता है। दैट मीन्स कि उसका ब्रेन जो है इतना मेच्योरिटी लेवल पे जा रहा है कि ही इज नाउ अ ग्रो अप किड चाइल्ड। जो एक छोटा बच्चा था वो अब बड़ा हो गया है, उसकी एज के अकॉर्डिंग वो अपने माइलस्टोन्स को, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, उनको स्टेप बाय स्टेप अचीव करता जा रहा है। अर्ली चाइल्डहुड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में children of this age continue to advance their skills in observing and interacting with the world around them. इस एज के बच्चे जो होते हैं वो हमसे ज्यादा तेज होते हैं। अगर आप कंपेयर करें अपने को और एक छोटे बच्चे को, अज्यूम करें, इमेजिन करें, तो छोटा बच्चा बहुत ट्रिकी होता है। जनरली कह भी देते हैं कि अरे ये हमसे ज्यादा तेज हो गया है। स्पेशली इन केस ऑफ मोबाइल्स आजकल बच्चे ज्यादा जल्दी सीख रहे हैं इन कंपैरिजन टू द एल्डर ग्रुप। सो दिस इज द एज जहां वो इतनी जल्दी ग्रास्प करते हैं कि उन्हें कुछ भी एक्सपोजर दिया जाए वो फटाफट सीख लेते हैं। A child's cognitive development during early childhood, which includes building skills such as pre-reading, language, vocabulary, numeracy, begins from the moment a child is born. ये सारी चीजें, चाहे उसका देखना है, चाहे उसकी लैंग्वेज है, चाहे उसकी भाषा है, ये बचपन से शुरू हो जाता है द मोमेंट वो जन्म लेता है। बच्चा जब छोटा होता है अपनी भूख को रोकर बता देता है, वो अपनी माँ को सब कुछ समझा देता है, लोगों को पहचानना शुरू करता है। जैसे ही थोड़ा और बड़ा होता है, गर्दन संभालने लगता है, कूस साउंड शुरू करता है। दीज आर ऑल साइंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। मैं आपको ये सारी चीजें इस स्टेज पे इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज अगर आप अभी अच्छे से ध्यान देंगे तो लेटर ऑन यू विल डिफरेंस जो है आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारे स्पेशल किड्स में कहाँ चीजें लैकिंग होती हैं। पियाजेट्स थ्योरी, जब भी साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी में बात होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड की, तो जीन पियाजेट का नाम बहुत लिया जाता है। ही इज अ ग्रेट मैन, स्विस साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी लिखी थी। एंड in 1936 to 1950, theory of cognitive development explains how a child constructs a mental model of the world. कैसे वो अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, इसके ऊपर बनाता है, इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक थ्योरी डिफाइन करा था। He disagreed with the idea that intelligence was a fixed trait. उन्होंने इस चीज से एकदम नकार दिया था कि ये इंटेलिजेंस जो है फिक्स्ड है, वो ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। उन्होंने इससे एकदम मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये हमारे जैसे जैसे दिमाग विकास करता है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है और हमारा एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन होता है, वैसे वैसे हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती चली जाती है। पियाजेट ने 4 स्टेजेस बताई थी। वन इज सेंसरी मोटर स्टेज। ही डिफाइंड हिज थ्योरी अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसको एज ग्रुप के हिसाब से डिफाइन करा था। सेंसरी मोटर जो पहली स्टेज थी, जो कि बर्थ से, जन्म से 18 से 24 महीने तक की थी, जिसका गोल था ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेंसरी मोटर स्टेज में सेंसेस के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया था। सारा जो फोकस होता है वो सेंस मैच्योरेशन, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, उससे हम उनकी क्षमताओं को कैसे बढ़ाते हैं। The second stage was pre-operational, that is from 2 to 7 years, and the goal is symbolic thought. प्री ऑपरेशनल सेकेंड स्टेज है जिसमें बच्चा अपने थॉट्स को बढ़ाना शुरू करता है, हालांकि उसकी सारी चीजें सिंबॉलिक होती है, चिन्हित होती है, कुछ भी रीजनेबल नहीं होती, किसी का भी वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं होता। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, दैट इज 7 to 11 years एंड द गोल इज ऑपरेशनल थॉट। ये स्टेज जो है 7 से 11 साल, इसमें बच्चा वैलिड लॉजिकल थिंकिंग, हर चीज का आपको एक्सप्लेन करेगा, क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकता है। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल इज एडोलेसेंस, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और एडल्टहुड की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो कल्पनाओं को भी अच्छे से, थॉट्स को भी अच्छे से पकड़ रखते हैं।
बाकी दो स्टेजेस हमारे आगे की डेवलपमेंट पीरियड में आती हैं। द टॉपिक इज कंसर्न विद द अर्ली चाइल्डहुड, हमारा टॉपिक केवल अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड है, तो हम पहली दो पे गौर करेंगे। द स्टेज 1 इज सेंसरी मोटर स्टेज। द सेंसरी मोटर स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड्स लाइफ, ये पहली स्टेज है। According to Jean Piaget's theory of child development, it begins at the birth and lasts for through age 2, यानी 2 साल तक ये रहती है। During this period, your little one learns about the world by using their senses to interact with their surroundings. इस दौरान वो अपनी सारी इंद्रियां, जितनी भी हमारी 5 या 6 इंद्रियां हैं, उनको एक्टिव रखता है। जब भी मैं स्लाइड मूव कर रही हूँ या बता रही हूँ, प्लीज एक इमेजिनेशन में बच्चे को रखिए और देखिए, चाहे वो आसपास के बच्चे हों, अपने बच्चे हों, कैसे 2 साल का, 0 से 2 साल का बच्चा अपने आईज को, अपनी माँ को देखता है, स्माइल करता है, कैसे वो तरह तरह की चीजों को टेस्ट करता है, आवाजों को, रैटल शायद जो झुंझुना होता है, हम में से किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन उस बच्चे को वो बहुत अच्छा लगता है, उस पर वो स्माइल देता है, कैसे वो मिट्टी से खेलता है। ये सारी स्टेजेस आपको 2 साल तक के बच्चों में बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। जीन पियाजेट ने इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा, जब बच्चा अपनी इंद्रियों से खेलता है, उसको एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज लॉजिकल थिंकिंग वाली स्टेज से पहले की स्टेज है, जहां बच्चा this stage begins around age 2 and lasts until approximately age 7. 7 से 8 साल तक ये स्टेज चलती है। During this period, children are thinking at a symbolic level but are not yet using cognitive operation. चीजों के बारे में पता तो लग जाता है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग, उनके पीछे तर्क देना उनको नहीं आता है। इंटेलिजेंस एट दिस स्टेज इज वेरी इंट्यूटिव इन नेचर। सब उनके इमेजिनेशंस के थ्रू होता है। अगर स्टार देखेंगे तो बोलेंगे आज स्टार शायद स्माइल कर रहा है, इसीलिए वो चमक रहा है। उनकी अपनी एक्सप्लेनेशंस होती हैं। हाँ, स्टार के बारे में मालूम हो गया कि वहां पे स्टार है, बट वो क्यों चमक रहा है, ट्विंकल कर रहा है, उनको नहीं मालूम। उसकी उनकी अपनी एक्सप्लेनेशंस हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 सब स्टेजेस भी हैं। वन इज सिंबॉलिक स्टेज। प्री स्कूल चिल्ड्रन, जो ये 0 से 8 साल तक के बच्चे हैं, इनको हम प्री स्कूलर्स भी बोलते हैं, या अर्ली चाइल्डहुड तो बोलते हैं, स्कूल से पहले की जो स्टेज है। प्री स्कूलर चिल्ड्रन शो प्रोग्रेस इन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज बाय बीइंग एबल टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट, बाय देयर ड्रामेटिक इंक्रीज इन देयर लैंग्वेज एंड मेक बिलीव प्ले। वो इस तरह की कल्पना करते हैं कि वो चीज सामने उनके साक्षात, फॉर एग्जाम्पल किसी भी टॉय को वो खेलना शुरू कर देते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल एंड विजिबल माय स्लाइड्स? जी मैम, जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। एंड स्लाइड्स अभी भी नहीं मूव कर रहे? नो, पुनः प्रेजेंट करना पड़ेगा मैम, और रिप्रेजेंटिंग कर दीजिए। हाँ, ओके। अभी स्टार्ट हुआ? नहीं मैडम। आई एम सो सॉरी, माइट बी पॉसिबल यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू होगा, बिकॉज मैडम आप कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम, आ गया। थैंक यू। फर्स्ट स्टेज वाज अ सिंबॉलिक स्टेज, जहां बच्चा अपने ही चीजों को इमेजिन कर लेता है, उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, वो प्ले करता है, कुछ कुछ खेल लेता है अपने आप से। कोई भी छोटा टॉय, इवन टूटा कोई भी टॉय होगा, उससे भी वो बड़ी बड़ी इमेजिनेशन बना पाता है। इमेजिन करिए कि हम बैठे हों तो वो चीज हमारे लिए बेकार होती है, बट उस बच्चे के लिए बहुत काम की होती है। इंट्यूटिव स्टेजेस।
This is the second sub stage. इसमें preschooler begins to use primitive reasoning and ask repetitive series of questions. The development in their language ability facilitates their endless asking questions. इसमें बच्चा अपनी जो थोड़ी बहुत उसकी रीजनिंग डेवलप होती है उसी को लगाता है और कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछता है, ये क्या है, वो कौन है, हमें कहाँ जाना है. Why? Because he is exploring the environment. वो उस environment को explore कर रहा है, उसमें से तरह तरह के लिए चीजों को ध्यान में रख रहा है. कभी बच्चा किचन में खड़ा होता है, पॉइंटिंग करता है दूर से, वो क्या है, वो क्यों है, कहीं बाहर जाना है, क्यों जाना है. बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होते हैं. कभी कभी पेरेंट्स फेड अप भी हो जाते हैं कि अब नहीं बताएंगे, बट दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. वो बहुत जरूरी है बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए. पियाजेट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें अचीव होती हैं, कौन से डेवलपमेंटल टास्क हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट इज सिंबॉलिक फंक्शन. जैसे सिंबॉलिक स्टेज था, सिम इज सिंबॉलिक फंक्शन. This is the ability to represent objects and events, a symbol of thing that representing something else. For example, speaking to a banana as if it was a phone, or turning an empty cereal bowl into a steering wheel of a spaceship. किसी भी symbolic object को अपनी तरह से प्रेजेंट करते हैं. केले को कभी मोबाइल बना लिया, स्पेसशिप, कोई टूटा हुआ गोला मिल गया तो उससे स्पेसशिप बना लिया, कोई छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा मिला उसको उन्होंने पूरा रॉकेट बना लिया. कुछ भी वो इमेजिन कर सकते हैं एंड उनकी इमेजिनेशन का हम दायरा भी नहीं बना सकते. इट इज बियॉन्ड लिमिटेशंस. उनकी सब चीजों से ऊपर वो इमेजिन कर लेते हैं. ईगोसेंट्रिज्म. This is the tendency of a preschooler to only see his point of view and to assume that everyone also has his point of view. इसमें बच्चा वो टेंडेंसी डेवलप करता है कि जैसा उसका नजरिया है, हो सकता है सामने वाले का भी कंफर्म है कि वो भी उसी तरह सोचता होगा. इफ ही इज एट 3 एज, अगर वो 3 साल का जिस तरह से सोचता है उसकी माँ भी सेम सोचती है, या उसके घर में जो उसका बड़ा भाई है वो भी वैसा ही सोचता होगा. उसके पास वो दूसरा विंडो नहीं होता कि भाई मुझसे बड़ा है तो शायद कुछ और सोचता होगा, या मम्मी तो और भी मैच्योर्ड है वो कुछ और सोचती होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा अपनी माँ को रोते हुए देखता है या कोई दुख में देखता है तो वो अपना फेवरेट टॉय लेकर आता है और कहता है कि आप इससे खेलिए, ताकि वो चुप हो जाए या अपना ध्यान बांटे. जैसे हम उसको वो टॉय ऑफर करते हैं जब बच्चा रोता है. यानी कि इन मैनर, जब जिस तरह से हम बच्चे के साथ बिहेव करते हैं, सिमिलरली वो भी उसी एज से हमारे साथ बिहेव करता है. थर्ड इज सेंट्रेशन. This refers to the tendency of a preschooler to only focus on one aspect. This is also refers to undimensional thought. An example of centration is a child focusing on the number of pieces of cake that each person has, regardless the size of the pieces. Centration मतलब बच्चा जिस पे फोकस कर लेता है उसको दूसरा कुछ नजर नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, बर्थडे पार्टी में सब बच्चे अपने पीसेस गिन रहे होते हैं केक के, ना कि साइज को देख रहे होते हैं, किसने ज्यादा तो नहीं ले लिए. उनको ये इमेजिनेशन ही नहीं होती कि बड़ा पीस है और एक है या 2 छोटे पीस हैं, वो इक्वल भी हो सकते हैं. ये सारी स्टेजेस आप कहीं ना कहीं अपने रोजाना की लाइफ में अगर बच्चों से इंटरेक्ट करते होंगे तो आपको देखने को मिलती होंगी. दीज आर वेरी लाइव एग्जाम्पल्स जो बच्चे हमें डेली कहीं ना कहीं दिखाते हैं अपने रूटीन में. इरिवर्सिबिलिटी. Preschooler school children still have the inability to reverse their thinking. For example, a 3-year-old boy sees someone flatten ball of Play-Doh. He will not understand the dough and can easily be reformed into a ball. जो ये ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे होते हैं, इनको ये नहीं होता कि एक ही चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसके पास क्ले है तो उसी से वो गोला बनता है तो उतनी ही रहती है, या उससे कोई और चीज बना दी तो वो क्ले उतनी की उतनी क्वांटिटी में है. उसको ये पैटर्न समझ नहीं आता. एनिमिज्म. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ अ preschooler to attribute human-like traits of characteristics into inanimate objects. For example, a child is able to use an object to represent something else, such as pretending a broom as a horse, और कभी कभी तो वो झाड़ू जो है उसको वो मैजिक स्टिक बना देते हैं
घर घर एक बहुत कॉमन इंडियन प्ले है जो सारे बच्चे खेलते हैं, शायद हम लोगों ने भी अपने चाइल्डहुड में सभी ने खेला है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई मम्मी बनता है, कोई पापा बनता है। सो एनिमिज्म, इमेजिन, याद करिए अपना बचपन जिसमें ये आपने भी किया था। Transductive reasoning, this refers to the pre-operational children type of reasoning that is neither inductive nor deductive reasoning, appears to be from a particular to particular. Then a child fails to understand the true relationship between cause and effect. कोई भी बात होती है, कोई भी घटना होती है घर में, उसको cause and effect से मतलब नहीं होता, उसे नहीं मालूम उसका रीजन क्या हुआ, क्यों घटित हुई, उसे किसी चीज का आइडिया नहीं होता बच्चे को। For example, a child might say that it is windy outside because someone is blowing very hard, or the clouds are white because someone painted them at that color. हम बादल को देखेंगे तो कहेंगे आज बारिश होनी है, लेकिन बच्चा जब बादल को देखता है तो कहता है अरे आज किसी ने बादलों पे कलर कर दिया है लगता है। या हवा चलती है तो कोई जोर से हवा कर रहा होगा, राइट? उसके पीछे इसका लॉजिक नहीं है उसके पास कि आंधी क्यों चली, क्यों हवा आई, क्यों बारिश आई, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट्स तब तक डेवलप नहीं होते हैं। Then conservation, being able to conserve means knowing that a quantity does not change if it has been altered by being cut, elongated, spread out, shrunk, poured, etc. For example, in the conservation of length problem, आपने एक रिडल देखा होगा बचपन में जिसमें दो लाइन होती है बराबर की और दोनों में एरोज को उल्टा कर देते हैं और कहा जाता है कौन सी लाइन लंबी है। दिस एग्जांपल इज फॉर कंजर्वेशन। उसमें अगर उस स्टेज के बच्चे से कहे तो जिसमें एरो उल्टे लगे होते हैं वो उसको कहेगा कि ये लाइन लंबी है, और जिसमें एरो अंदर की तरफ होते हैं उसमें कहेगा कि ये लाइन छोटी है। अभी तक हमने पियाजेट की स्टेजेस को डिस्क्राइब किया, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंटल टास्क को डिस्क्राइब किया। नाउ व्हाट आर द नॉर्मल कॉग्निटिव माइलस्टोन्स from birth to 3 months? During this period, most of the infants begins to demonstrate anticipatory behaviors like rooting and sucking at the sight of bottle, detect sound differences in the pitch and volume, discern objects more clearly with a distance of 13 inches, focus on moving objects including the faces of the caregivers, see all the colors of the human visual spectrum, tell between the taste from sweet, salty, bitter, and use of facial expressions to respond their environment. 0 से 3 महीने का बच्चा, जब बच्चा घर आता है और 3 महीने का होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो भूख अपनी बता पाता है, वो बहुत सारी आवाजों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, डिस्टेंस उसका बढ़ जाता है देखने का, उसकी विजुअल फील्ड जो है वो बढ़ जाती है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स को वो बहुत ध्यान देता है। क्यों हम झुंझुना दिखाते हैं या बलून दिखाते हैं बच्चों को? ये रीजन है कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस टाइम पे सबसे ज्यादा हो रहा होता है। वो लोगों के चेहरे पहचानने लगता है, माँ के बाद फिर वो बाकी फेसेस से फ्रेंडली होता है, माँ की गोद को पहचानने लगता है, कलर्स को रिकॉग्नाइज, प्राइमरी रेड कलर को स्पेशली रिकॉग्नाइज करने लगता है। स्वीट, और बच्चे के मदर से अगर पूछे तो वो बता देगी कि बच्चे को ना मीठा पसंद नहीं आ रहा या नमक पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज बच्चा अपने कम्युनिकेशन के जरिए बता देता है माँ को। एंड यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन टू रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, कब वो अनकंफर्टेबल है कब कंफर्टेबल है वो बता देता है अपने ही कम्युनिकेशन पैटर्न से। देन फ्रॉम 3 to 6 months कॉग्निटिव डेवलपमेंटल माइलस्टोन इन नॉर्मल केस में इमिटेट फेशियल एक्सप्रेशन, बच्चा नकल करने लगता है। अगर उसे जीभ चढ़ाई जाए तो वो भी सामने से सेम रिएक्ट करता है। रिएक्ट टू फेमिलियर साउंड्स, उसको अगर नाम से बुलाया जाए तो वो पलटता है। रिकॉग्नाइज फैमिलियर फेसेस, वो अपने पेरेंट्स को या अपने दादी दादा को पहचानना शुरू कर देता है। रिस्पॉन्ड्स टू द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ अदर पीपल, दूसरा किस मूड में है, किस गुस्से में है, वो इसको रियलाइज कर जाता है कि कब उसके पापा बहुत हैप्पी हैं तो वो जिद करे और कब नहीं करे। Then from 6 to 9 months, most of the infants begins to gaze longer at impossible things such as an object suspended in mid-air. बहुत देर तक लटकी हुई चीजों को देखना, लाइट्स को देखते हैं बच्चे, बलून्स को देखते हैं। Tell the differences between pictures depicting different numbers of objects. बच्चे ज्यादा है कम है ये चीजें बताना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, कार्टून क्या है और रियल मूवी क्या है बच्चे बता देते हैं।
यूटिलाइज द रिलेटिव, अपने कार्टून्स को प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। जिनके घर में बच्चे होते हैं वहां कार्टून के अलावा कुछ नहीं चलता इस स्टेज में। यूटिलाइज द रिलेटिव साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन हाउ फार अवे इट इज। वो बता देते हैं चंदा मामा बहुत दूर है, पापा पास में खड़े हैं, मम्मा पास में खड़ी है, बट स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम हियर। Then 9 to 12 months, as they approach 1 year of age, most infants are able to enjoy looking at the picture books, imitate gestures and some basic actions, manipulate objects by turning them over, trying to put one object into another. बिल्डिंग ब्लॉक्स का खेलना बच्चों का, दूसरे की बातों को कॉपी करना, दूसरे की नकल उतारना, बुक्स को बहुत ज्यादा देखना। एनिमल्स की बड़ी बड़ी बुक्स क्यों डिजाइन होती हैं? बिकॉज वो एज होती है जब बच्चा उसको प्रेफर करता है, उसको अप्रिशिएट करता है। रिस्पॉन्स विद द जेस्चर्स एंड द साउंड्स, तरह तरह की धुनों को, म्यूजिक को अप्रिशिएट करता है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, द आइडिया दैट ऑब्जेक्ट continues to exist even though it can't be seen। इसको अगर हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट में कहें तो बच्चों से जब कहा जाता है ता करो या झा करो, तो बच्चा आंख बंद सामने उसको कोई भी एक कपड़ा रख देते हैं और वो फिर ढूंढता है। उसको मालूम होता है स्टेज पे। आप कभी करके भी देखिए, छोटा बच्चा जो होगा वो इग्नोर कर देगा अगर आप उसे झा करके छोड़ देंगे, लेकिन 9 से 12 महीने का बच्चा आपको ढूंढेगा एक बार आप ता करके अगर उसके आगे से हटते हैं। Then from 1 to 2 years, most 1-year-old begins to most of the children identify objects that are similar matching निकालना, एक जैसे कलर्स एक तरफ कर दो, आलू प्याज टमाटर एक तरफ कर दो, अगर बच्चे को कहो तो वो आराम से कर देता है। Imitate the actions and language of adults, बड़ों की नकल उतारना, दादा कैसे करते हैं, पापा कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, ये सब बता देगा। Learn through explorations, तरह तरह की चीज एक्सप्लोर करना, टॉय को पहले तोड़ के देख लेना। पॉइंट आउट फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल इन पिक्चर बुक्स, एल्बम में अपने लोगों को ढूंढ लेना, अपनी चीजों को दूसरे के घर में निकाल के रख लेना। टेल द डिफरेंसेस बिटवीन मी एंड यू, ये डिफरेंस तभी आता है कि ये मैं हूं और ये आप हैं। कभी पूछो तुम कौन, तो वो अपना नाम भी बताएगा इस स्टेज पे। अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, वो आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करेगा। From 2 to 3 years, most of children identify their own reflections in the mirror by name. मिरर में दिखाओ तो वो अपने नाम से पहचानते हैं। Hello, I am audible to all. Hello. Yes, ma'am. You are audible. मैम आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, नो प्रॉब्लम। Okay, sir. Thank you. Imitate more complex adult actions. Match objects with their uses. नेम ऑब्जेक्ट्स इन अ पिक्चर बुक, बच्चे से पूछो बुक में पॉइंटिंग बताता है, वो सारी चीजें बताएगा। एरोप्लेन है, एप्पल है। 2 से 3 साल के बच्चे, स्कूल एज शुरू हो जाती है। रिस्पॉन्ड टू सिंपल डायरेक्शंस फ्रॉम ले आओ, दे दो, जाओ, बैठ जाओ, चुप रहो, ये सारे इंस्ट्रक्शंस वो आराम से समझता है। सॉर्ट आउट ऑब्जेक्ट्स बाय कैटेगरी, एनिमल्स को अलग कर दो। क्यों वो टॉयज उसी एज में बच्चों को प्रोवाइड करे जाते हैं जो छोटे एनिमल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं बास्केट में आते हैं, क्योंकि वो बच्चे उस टाइम पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। स्टैकिंग ऑफ रिंग्स, पेग्स फ्रॉम द, हर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे आपको पेग बोर्ड मिलेगा, हर तरह तरह की चीजें मिलेंगी। व्हाई? बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड इज द एज जहां बच्चे इन सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। फ्रॉम 3 to 4 years बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। आस्क व्हाई क्वेश्चंस टू गेन इंफॉर्मेशन, कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, कौन कौन जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा। लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए तो वो सुनते हैं और समझते हैं थोड़ा। मेंटेन अ लॉन्गर स्पैन ऑफ अराउंड 5 to 15 minutes, कार्टून भी अच्छे से बैठ के देखते हैं, कुछ बात समझाओ या पढ़ाओ तो वो बैठ जाते हैं। ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट्स बाय साइज एंड शेप, बड़ा कौन सा है, छोटा, बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट। सीक आंसर्स टू द क्वेश्चंस, जवाब देते हैं, ढूंढते हैं। अंडरस्टैंड हाउ टू ग्रुप एंड मैच ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू कलर, कलर कॉन्सेप्ट इस टाइम तक आ जाता है। देन 4 to 5 में क्रिएट पिक्चर्स दैट दे ऑफन नेम एंड डिस्क्राइब, पिक्चर को डिस्क्राइब और नाम दे सकते हैं। मीनिंगफुल काउंटिंग आ जाती है, चीजें 5 चीजें निकाल लो तो वो निकाल लेंगे। ड्रॉ द शेप ऑफ अ पर्सन, ड्रॉ ए मैन टेस्ट वो पास कर जाते हैं। नेम एंड आइडेंटिफाई कलर्स, बहुत सारे कलर्स, पोएम्स, ये सब और उनका एड्रेस वो बता देते हैं।
Role of language in cognitive, these are the developmental milestones. Now language का कितना रोल रहता है? लैंग्वेज एंड कॉग्निशंस आर द पार्टनर्स इन चाइल्डहुड डेवलपमेंट. लैंग्वेज से बच्चा एक्सप्रेस करता है उसने क्या देखा, क्या समझा, कि क्या डर है, क्या विचार है. लैंग्वेज उसको विचारों को उड़ान देती है, वो उसको आगे का एक्सप्लोरेशन देती है. लैंग्वेज स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्किल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. The ability to analyze ideas, even basic ones such as hot versus cold, गर्म क्या है, ठंडा क्या है, ताता क्या है, ये सारी चीजें वो लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस कर पाता है. सो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉग्निटिव. अभी तक मैंने जो आपको बताया वो बताया कॉग्निटिव नॉर्मल डेवलपमेंट. नाउ व्हाट अबाउट हमारे स्पेशल किड्स. हमारे स्पेशल किड्स में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, दैट इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. And it is when child has certain limitations in mental functioning and in skills such as communication, self-help and social skills. जब वो इन सारी चीजों में उसकी लिमिटेशन हो जाती है, उसका विकास रुक जाता है, these limitations will cause a child to learn and develop more slowly than a normal child. जितनी भी अभी मैंने बातें बताई कि 2 साल का बच्चा ये करता है, 4 साल का बच्चा ये करता है, हमारे स्पेशल बच्चों में ये चीजें नहीं मिल पाती हैं, वो उतनी पेस से नहीं कर पाते हैं. A child with general cognitive disability find it more difficult to learn, understand compared to the other children. जितनी भी एज अकॉर्डिंग हम उस नॉर्मल बच्चा माइलस्टोन कवर करता है, वो एक कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड या चैलेंज बच्चा कवर नहीं कर पाता थ्रू आउट हिज लाइफ, एंड वो लर्निंग प्रोसेस में रहता है. इन कंपैरिजन नॉर्मल बच्चों से उसका वो लर्निंग प्रोसेस, वो समझदारी का लेवल भी कम होता है. कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज के. ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले जो हम मंदबुद्धिता में काउंट करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट, लर्निंग डिसलेक्सिया इज अगेन अ पार्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, देन इंटेलेक्चुअल एंड मेमोरी लॉसेस. इन सारी कंडीशंस में बच्चे की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो लिमिटेड होती हैं और बाकी बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होता है. एक पेरेंट को कब पता लगे कि कॉग्निटिव डेफिसिट है और जाना है, डॉक्टर से मिलना है, या इसके बारे में आगे इंटरवेंशन कैसे मिलेगा? तो अर्ली चाइल्डहुड, अ पेरेंट एंड अ केयरगिवर नोटिस दैट अ चाइल्ड हैज अ ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले. जब वो चलना, उठना, बैठना, बोलना, देखना, ये समझदारी के सारे स्टेप्स को जब वो डिले कर देता है, तब आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि बच्चे में कहीं ना कहीं दिक्कत है. या कभी कभी ऐसा होता है, पेरेंट्स बड़े बच्चे की को तो नहीं समझ पाते, लेकिन जब उनका दूसरा बच्चा होता है और वो तेज निकलता है, तब वो आइडेंटिफाई करते हैं, अरे हमारे बड़े बच्चे में शायद कोई दिक्कत है, तब वो हमारे पास आते हैं. या चाइल्ड ऐसे बच्चा जब सेंसरी इश्यूज हो जाते हैं या उसको चीजें नहीं समझ आती हैं, तो बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज डेवलप कर देता है. हम अंदाजा नहीं लगा पाते, हमें लगता है बच्चा केवल गुस्सा ही कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको समझने में, बोलने में दिक्कत होती है, तो हम उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए आइडेंटिफाई करते हैं. विद लेस सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट कॉग्निटिव माइट बी डिफिकल्टी. स्कूल में जब बच्चा जाता है तब भी दिक्कत पता लगती है. डॉक्टर के पास सर्विसेज जो हम दे पाते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट केसेस में, अर्ली इवैल्यूएशंस रिक्वायर्ड होता है जो एक साइकोलॉजिस्ट इवैल्यूएट करता है. देयर आर मेनी टेस्ट जो कि साइकोलॉजिस्ट के द्वारा करे जाते हैं. साइकोलॉजिस्ट इज एबल टू डायग्नोज अ कॉग्निटिव डेफिसिट बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ टेस्ट दैट असेस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ करते हैं. या उन्हें कोई आस पड़ोसी बताता है कि ये बच्चा बाकी बच्चों से अलग है या कुछ दिक्कत है या धीरे है, तब वो साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जहां डिफरेंट टेस्टिंग होती है, आईक्यू टेस्टिंग, लर्निंग डिसेबिलिटी का टेस्टिंग या और भी कंडीशंस का टेस्टिंग, जिससे कि डायग्नोसिस कंफर्म होता है. एमआरआई से पता लगता है और भी सीटी स्कैन से कि कहाँ पे पर्टिकुलर ब्रेन में डेफिसिट है, या और भी टेस्ट जैसे हेयरिंग टेस्ट है या विजुअल टेस्ट से भी हम बाकी चीजों को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं सेंसेस में तो इशू नहीं है कॉग्निटिव के साथ साथ. हैंडलिंग ऑफ कॉग्निटिव डेफिसिट एट होम कैसे करें? साइकोलॉजिस्ट से आपको ट्रीटमेंट प्लान मिलता है, आप उसको घर पे फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर सेटअप्स में जा सकते हैं, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स पे जा सकते हैं. पेरेंट्स को फोकस करना है बच्चे की क्वालिटी पे, उसके स्किल्स पे, जो उसके पॉजिटिव स्किल्स हैं, जो वो, ना कि उसकी कमियों पे.
उसकी एज अकॉर्डिंग चीजों को सिखाएं, तभी मैंने सारे माइलस्टोन्स बताए हैं। आप भी गो थ्रू करें और आगे एज अ प्रोफेशनल आप लोगों को बता सकते हैं किस एज पे कौन सा माइलस्टोन नॉर्मल कहा जाता है और हमारे इम्पेयर्ड चाइल्ड में नहीं मिला है, हमारे स्पेशल बच्चे में नहीं प्रेजेंट है। द प्रोग्नोसिस जो है वो हर बच्चे का अलग होता है कि कितना वो विकास करेगा, हर बच्चे का लेवल ऑफ सिवियरिटी अलग होता है, तो इसमें हर बच्चा अलग तरह से इम्प्रूव करता है। सिखाने से बहुत कुछ सीखते हैं। ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी जो मैंने न्यूरॉन्स बताए, धीरे धीरे बच्चा डेवलप करता है। 100% हम नहीं कह सकते, बट यस हमारी कोशिश होती है उसको फुल सक्सेसफुल बनाने की, कि वो अपने काम में एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाए। जेनेटिक काउंसलिंग्स होती हैं जिसके थ्रू कोई दिक्कत प्रीनेटल पीरियड में आती है तो उसको रोका जा सके। आजकल बहुत सारे टेस्टिंग्स हैं जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं कॉग्निटिव डेफिसिट्स को। प्रीनेटल केयर भी होती है, एंड देन स्पाइना बाइफिडा जैसी इश्यूज भी होते हैं जिसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, जो कि इजीली डायग्नोसिस हो जाता है एट द टाइम ऑफ व्हेन द मदर इज कंसीविंग, जब वो बच्चा माँ के पेट में होता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं। हम किस तरह से बच्चे को आइडेंटिफाई करें कि वो नॉर्मल से अलग है और किस तरह से हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एज अ स्पेशल किड, वो किस तरह से इंप्रूव कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। होपफुली सबको समझ आया हो। इफ एनी केस एनीबडी हैज क्वेरी प्लीज आस्क, प्लीज। हेलो हेलो। जी मैम, हाँ जी आपकी सर। आवाज आ रही है मैम आपकी क्लियर? Sir, the presentation is complete. If anybody has any query or किसी को नागेश सर प्लीज ओवर टू यू। नागेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। विषय को बड़ी ही सारगर्भिता के साथ और गंभीर पक्षों पर स्पष्टीकरण का जो आपका भाव था वह अत्यंत सराहनीय मैम। अब मैं अपने प्रतिभागियों में से प्रश्न आमंत्रित करता हूं कि अगर किसी का आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो कृपया एक एक करके अपने प्रश्न मैम के समक्ष रखें। प्रतिभागी। हेलो मैम। यस भावना जी बताइए। हाँ मैम, मैं भावना बात कर रही हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपने कहा था कि कॉग्निटिव इफेक्ट है अगर प्रेगनेंसी में तो वो पता चलता है, तो वो किस टेस्ट के बारे में बता रहे थे आप? आजकल बहुत सारे टेस्ट हैं जो 1.5 महीने, 3 महीने या 6 महीने पे होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम्स का टेस्ट है, टीफा टेस्ट है, ड्यूल टेस्ट होते हैं, जो ब्लड मार्कर्स के थ्रू हम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं और बाय द एंड 6 मंथ्स तक हम उनको रोक सकते हैं अगर हमें ऐसी कोई क्वेरी मिलती है। इवन सोनोग्राफी जो अल्ट्रासाउंड्स बोले जाते हैं उसमें डाउन सिंड्रोम्स को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करा जाता है। आपके क्रोमोसोमल टेस्ट में भी डिटेक्ट कर लिया जाता है आजकल। सो बहुत सारे टेस्ट हैं, जेनेटिक टेस्टिंग बकायदा आजकल, इनफैक्ट प्री मैरिज जेनेटिक टेस्टिंग के लिए लोग जा रहे हैं, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज, जहाँ पे शादी होने से पहले ही वो लोग अपने जेनेटिक कोई अगर किसी में क्लॉजेज हैं तो उसको भी क्लियर आउट कर लेते हैं। सो टीफा टेस्ट 1.5 महीने से लेके अप्रॉक्स 6 महीने तक जब मदर कंसीव करती है तब तक टेस्ट ब्लड मार्कर्स और अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। थैंक यू मैम। एक्चुअली उसके लिए एज मायने रखता है क्या? मतलब मदर अगर एजेड हो तो ये मायने रखता है क्या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स के लिए? बिल्कुल। इफ हमारे जो प्रीनेटल कॉजेज आते हैं स्पेशली कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के या किसी भी डिसेबिलिटी के, उसमें मदर एज कंसिडर, इवन फादर एज भी कंसिडर की जाती है, एंड आफ्टर एज ऑफ 30 हमारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। नॉट इन एवरी केस बट येस इट इज एट हाई रिस्क की 30-35 के बाद रिस्क फैक्टर्स स्पेशली डाउन सिंड्रोम्स में तो आ ही जाता है। ओके, थैंक यू मैम। ओके। अगर किसी और प्रतिभागी के कोई प्रश्न हो तो आप आमंत्रित हैं, आप अपने प्रश्न रखें। हेलो मैम, आई एम सपना वर्मा। हाँ, आई एम सपना वर्मा। I want to know how the cognitively impaired children
can join the mainstream society? What precautions, what efforts could be done to join them in a mainstream society? Sapna ji, as I said, cognitive impairment depends on the child to child. Level of severity depend karta hai. If you talk about the mainstreaming, now we have three proposals. One is integrated approach, second is inclusive, and third is mainstreaming. आपने नोटिस किया होगा अभी आजकल नॉर्मल स्कूल्स में बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है. दोज हु आर एट बॉर्डर लाइन या माइल्ड केसेस हैं, राइट, उनको इन्वॉल्व करा जा रहा है. कुछ बच्चे प्रेयर के टाइम पे नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूड हो सकते हैं, कुछ बच्चे रिसेस में, बस में, या कुछ बच्चे शेडो टीचर की हेल्प से क्लास में भी बैठ सकते हैं. सो इट इज अप टू द लेवल ऑफ द बच्चा कि उसका कॉग्निटिव लेवल कितना है, उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है. एंड सेकेंड, इन वोकेशनल सेटअप्स, मेट्रो सिटीज में इवन कई वोकेशनल सेटअप्स आई हैव सीन जहाँ पे बड़े बड़े होटल्स में आजकल हमारे बच्चों को लिया जा रहा है एज अ एम्प्लॉय, उन्हें पूरा प्रॉपर वेजेस दिए जा रहे हैं. तो मेन स्ट्रीमिंग आज की डेट में अगर हम कहें तो बहुत अवेयरनेस हो रही है. बस येस ऑफ कोर्स फॉर दोज हु आर सिवियरली कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड, उनके लिए अभी भी लिमिटेशंस हैं, उनके लिए अभी भी दिक्कतें हैं. But mild, moderate and borderline cases are well accepted in the society. Okay, thank you, ma'am. One more thing. Yes. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी तो इस बात का ध्यान दिया गया है. तो उसमें जो 3 अप्रोचेस अभी आपने बताया, इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड एंड मेन स्ट्रीमिंग जो आया है. अच्छा. स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूजन एंड इंटीग्रेशन, सॉरी, ये 3 अप्रोचेज आए हैं. स्पेशल एजुकेशन इज फॉर स्पेशल किड्स जो कि सिवियरली इम्पेयर्ड है और स्पेशल स्कूल में ही लेंगे एजुकेशन. इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन इज फॉर नॉर्मल स्कूल. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. You explained very well. Thank you so much. Thank you so much. Any other query? जी मैं पूछना चाहूंगी, आपकी आज्ञा हो तो. जी बिल्कुल. आज्ञा नहीं जी, आज्ञा नहीं जी. थैंक यू. आपका राइट है पूछना, आपने पूरा सेशन देखा है. जी थैंक यू सो मच. वेरी नाइस, वेरी वेल एक्सप्लेन सेशन. थैंक यू. मैम, आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने इतने बड़े हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं, आप बताएं कि कभी कभी ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो बोलते हैं हमारा बच्चा 2.5 साल का हो गया है पर बहुत अच्छा बोल नहीं पा रहा है, बट सब समझा देता है, सब कुछ कर देता है. या फॉर एग्जांपल 15-16 मंथ का हो गया है, चल नहीं पा रहा है. तो देयर इज मतलब अगर आप देखें तो आपको भी लगेगा जब आप पेरेंट्स से बात करें कि बाकी माइलस्टोन्स वो कवर कर ले रहा है, लेकिन यहाँ एक दो चीजों हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी सी. हेलो हेलो हेलो. मैम की आवाज स्पष्ट नहीं थी, आप पुनः एक बार बोलें. हेलो, मेरी बात. हाँ जी, लास्ट में आपने क्या बोला? मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि विद योर एक्सपीरियंस डीलिंग विद सच चिल्ड्रन जो डिलेड माइलस्टोन से आते हैं, स्पेसिफिक कि हमारा बच्चा चल नहीं पा रहा है, ऑलमोस्ट 15-16 मंथ्स का हो गया है, या फिर वो बोल नहीं पा रहा है, लैंग्वेज नहीं आई है, सिर्फ मम्मा पापा कभी कभी बोलता है लेकिन समझता सब कुछ है, समझाता अपनी भाषा में सब कुछ है. सो आप कैसे हेल्प करते हैं? और ऐसे पेरेंट्स का आगे आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है दैट दे आर प्रोन टू मे बी you know like early sign of dyslexia या any other social emotional developmental problem later in school? थोड़ा सा बताएं. देखिए, पहली चीज, पेरेंट्स जब भी आते हैं तो कुछ पेरेंट्स बहुत अवेयर्ड होते हैं और कुछ नहीं, राइट. पेरेंट्स से हम कंप्लेंट लिखते हैं, जो हमारी पहली हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो सबसे पहले उनके शब्दों में उनकी शिकायत सुनते हैं कि बच्चे में क्या उनको परेशानी दिख रही है. उसके बाद हम उसे ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन में हमने जो अपना एक्सपीरियंस, जो हमने पढ़ा है, एक एज ग्रुप पे क्या माइलस्टोन्स होने चाहिए, क्या वो उसमें वैलिड मौजूद हैं या नहीं.
हम उसको लिस्ट आउट करते हैं। अगर उसमें से कोई भी एरिया कमी है हम उसको फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं, देन हम टेस्टिंग करते हैं, और टेस्ट में भी अगर वो वैलिड हो जाता है देन हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि आपका बच्चा 2.5 साल का है, शायद इशारों में सब कुछ समझाता है, बट 2.5 साल इज द एज जब उसको 1-2 वर्ड का सेंटेंस जोड़ के बोलना चाहिए था। आपको समझ आता है, लेकिन बाहर अगर आप बाकी बच्चों को कंपेयर करेंगे 2.5 साल के, तो आपका बच्चा, एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, आप कभी भी पेरेंट को कहिएगा कि इस एज के बच्चे से आप अपने एज के बच्चे को कंपेयर कर लीजिए नॉर्मल को, तो आपको पता लगेगा कि क्या इसकी क्वालिटीज है और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो वो आपको धीरे धीरे खुल के और भी चीजें बताएंगे कि हाँ, पड़ोसी नहीं समझ पाते, हम समझ लेते हैं, खाना खाता तो है थोड़ा बिखरा के खा लेता है, हम समझाते हैं समझता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, हमेशा ही उल्टा बनाता है, कितनी बार समझा चुके। तो दीज आर द साइंस, जब आप एक्सप्लोर करते हैं पेरेंट्स को और आगे डिग आउट करते हैं तो वो बताते हैं, लेकिन उनको आपको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ता है, एक ओपन चैनल देना पड़ता है कि आप क्वेश्चंस पुट अप करने पड़ते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं थोड़ा ये जानना, अगर मैं थोड़ा सा और इस बारे में बात करूं तो मैम, हाँ कभी जी। कभी क्या होता है कि बच्चा हमारा फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छा कर रहा है, ग्रॉस मोटर कर रहा है, पर लैंग्वेज नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा आजकल फैमिली न्यूक्लियर हो गई है, पेरेंट्स वर्किंग है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम the child is with one caretaker, either the mother or maybe somebody a caretaker actually, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। तो बहुत बार आपके क्या ऐसे अनुभव रहे हैं कि आपने देखा कि जब बच्चे को हमने अर्ली प्री स्कूल में या एक प्ले स्कूल में डाला है और लैंग्वेज वापस आ गई है, जल्दी आई है? Yes, तो of course, ऐसे केसेस हुए हैं, एंड आउट ऑफ 10 अगर ऑटिस्टिक केसेस आते हैं तो स्पेशली उसमें से 3 केसेस ऐसे ही होते हैं कि जिनके पास मोबाइल होता है, लोग नहीं होते बच्चों के पास बात करने के लिए, और जैसे ही उनको प्ले स्कूल में डाला जाता है बच्चे अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की इस बौद्धिक आयोजन की श्रृंखला में आदरणीय सुधी कुलश्रेष्ठ मैम ने एक बृहत्तर अनुभवों के साथ और श्रेष्ठ भावों के साथ आज अपने एक्सपीरियंसफुल विचारों को हमारे बीच रखा। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में सभी के धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के अतिथि एवं सभी हमारे प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री विकास मिश्र। थैंक यू नागेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त प्रतिभागियों का और हमारी मुख्य अतिथि साथ में मुख्य वक्ता आदरणीय सुधी कुलश्रेष्ठ मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैडम कभी भी हम लोगों की रिक्वेस्ट हमेशा एक्सेप्ट करती हैं, और जितना भी कभी भी मैडम से बोलते हैं तो तुरंत तैयार रहती हैं, चाहे कहीं भी बिजी हो। तो ये सीआरसी का सौभाग्य है कि मैम जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें हरदम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैडम, सीआरसी लखनऊ का संपूर्ण परिवार आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। सर, सीआरसी परिवार को मेरा धन्यवाद कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, आप लोग जब इतना अच्छा काम करते हैं तो हमें भी लगता है हम कुछ उसमें योगदान दे दें अपना, इसीलिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं कि सीआरसी के लोग बहुत मेहनत करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने में, सारे परिवार एकदम जुटा हुआ है, एंड देख के बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट फेसबुक पे भी जितना भी फीडबैक दिखता है बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेरणा, आपका सहयोग और आपके ये एक तरीके से हम लोग को प्रेरणा देने के लिए जो शब्द कहे हैं उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। हम लोग आप जैसे विशेषज्ञों को लाकर हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उन लोगों को ज्ञानवर्धन का एक अवसर प्रदान करते हैं। साथ साथ में हमारे जितने भी बेनिफिशरी हैं, जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं, उनको एक अवसर देते हैं कि वो अपनी जो भी जिज्ञासा है उसको शांत कर सकें, और हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे जो सहयोग लेना हो उसको ले सकें। तो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद के क्रम में धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पीडीयू एनआईपीपीडी की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन में हम इस तरीके के वेबिनार करने में सफल हो पा रहे हैं। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीआरसी लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके कुशल नेतृत्व में हम इस तरीके के कार्यक्रमों का लगातार आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि मैं हर एक वेबिनार में कहता हूं कि हम लोग बहुत से क्षमता वर्धन कार्यक्रम, बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम और बहुत से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अभी हम लोग आप सभी के बीच लेके आ रहे हैं। साथ साथ में अभी जब से ये थोड़ा सा कोरोना पैंडेमिक का दौर कम हुआ है तो हम लोग ऑफलाइन मोड में भी आ रहे हैं। आज हमारा टीकोत्सव सौभाग्य फाउंडेशन में हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजीव रंजन सर का, आदरणीय सविता शुक्ला मैडम का और आदरणीय नागेश पांडे सर का, जिनके सहयोग से और जिनके समन्वय से हम लोग इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित कर पाते हैं। क्योंकि जब तक सहयोग और साथ नहीं रहेगा हम किसी कार्यक्रम का सफल आयोजन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। साथ साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, क्योंकि इन पार्टिसिपेंट्स के बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा है। कोई भी कार्यक्रम सफल होने की जो आधारशिला रखी जाती है वो पार्टिसिपेंट के द्वारा ही रखी जाती है। हमारे सभी पार्टिसिपेंट हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहते हैं और बहुत मैडम आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे स्टेट के पार्टिसिपेंट हमारे इन कार्यक्रमों में जुड़ते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, इवन साउथ से भी कुछ पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है और अवेयरनेस लेवल पे ये लोग इतना करते हैं पेरेंट्स के लिए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पुट अप करे। जब क्वेश्चंस पूछ रहे थे इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ इन्होंने सेशन सुना है, अटेंड किया और अपना कीमती समय हमें दिया है। बिल्कुल मैम, तो पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी प्रतिभागी हैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी आईटी टीम का, जो कि लगातार हमारे जितने भी कार्यक्रम है उनका प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। आईटी टीम के मुख्य हमारे सुमित गिरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी से यही एक गुजारिश करता हूं कि आप हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं उनसे जो भी आपको नॉलेज मिलती है उस नॉलेज को अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट करिए और साथ साथ में जो भी अवेयरनेस यहाँ से लेकर जाते हैं उस अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश करिए। क्योंकि सीआरसी चाहता है कि हमारा एक पार्टिसिपेंट जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके जाता है वो 10 लोगों तक पहुंचाने का एक जिम्मा ले, एक उत्तरदायित्व ले, जिससे कि हम लोग डिसेबिलिटी के क्षेत्र में अवेयरनेस कर पाए, लोगों को अवेयर कर पाए और डिसेबिलिटी की जो प्रकोप है और विकलांगता को जो अभी तक जिस तरीके से है हमारे समाज में उसको कम करने की कोशिश करें, उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करें। यही सीआरसी का एक उद्देश्य है। इसी के साथ मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, आप सभी को सादर धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर एक नए कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आप सभी के साथ फिर से जुड़ते हैं। आगे के लिए आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। हेलो, थैंक यू सीआरसी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो सर, सीआरसी लखनऊ टीम से। हेलो, हाँ मैम सुन रहा हूँ, बोलिए मैम। हाँ जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा एक सवाल है सर, हमारे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक आज के टॉपिक से है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और मैं जानना चाहूंगी कि सीआरसी लखनऊ इसमें कैसे कार्यरत आगे काम कर रहे हैं। हमारी बहुत सारे हमारे डिसेबिलिटी एक्ट और इन सब में बहुत सारी योजनाएं हैं। बोला जा रहा है 5% रिजर्वेशन डिसेबिलिटी के एरिया में लोगों को मिलता है, जॉब रिजर्वेशन। सो कहीं पे कुछ ऐसी साइट है, कहीं है जहां पे एक्चुअली में जो आपके पास यहाँ जो बच्चे आते हैं जिनको आप अडल्ट बच्चों की मैं बात कर रही हूँ जो अभी एक्चुअली अडल्ट्स हैं, उनको जॉब मिला है या किस तरह का आप लोग एम्प्लॉयमेंट न्यूज इस तरह का कहीं है जहाँ पे ये लोग भी एम्प्लॉयमेंट के लिए जाकर अपना इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं? इस तरह का कुछ पोर्टल है क्या? मैडम, सीआरसी लखनऊ इस क्षेत्र में भी आगे काम करने की कोशिश कर रही है और हम लोग अभी एक
कुछ दिनों में हम लोग एक प्लेसमेंट सेल डेवलप करने जा रहे हैं, एक प्लेसमेंट यूनिट हमारा डेवलप होने जा रहा है, जिसमें कि हम लोग इस तरीके के जो एम्प्लॉयमेंट की आपने बात कही, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का एक नोटिस हमारे पास हो, जिससे कि हम सभी को जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आते हैं उन सभी से अवेयर कर सकें। साथ साथ में मैडम सीआरसी लखनऊ इससे पहले बहुत सारे जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर चुका है, जिसमें कि जो ऐसे पर्सन है जो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उन बहुत सारे लोगों को जॉब मिला है, उन्होंने काम किया है। और सीआरसी जो आपने एक सवाल किया, एक सजेशन दिया है, सीआरसी इस ओर भी कार्य करने में तत्पर है और जल्द ही हम आपके सामने पूरी तरीके से इसको लेकर आएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसका आंसर देने के लिए। एंड में आपने ये सवाल लिया और आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि ये ज्यादा काम आगे बढ़े। कोई नोडल ऑफिसर जो आपको लगता है कि जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के कौन होते हैं जो इसमें आपका सहयोग करेंगे? मैं बस इतना जानना चाहूंगी, कौन ऑफिसर, अगर आप थोड़ा बता पाए तो। ये किसके अंडर आता है प्लेसमेंट? मैडम सीआरसी लखनऊ खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। तो हम कोई भी अगर काम इस तरीके का करना चाहते हैं तो हम खुद अपने बैनर तले ये कार्य करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ में जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है वो हमें इसमें जरूर हेल्प करेगा। इवन जो हमारे डीडीआरसीज हैं उन्होंने हमारे जॉब फेयर में हमारी मदद करी है, कुछ जॉब फेयर में करी है, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, लेकिन इस चीज को हमें और ब्रॉड लेवल पे करने की आवश्यकता है। जी सर डीडीआरसी आप समझाएंगे प्लीज सर? डीडीआरसी जिस तरीके से सीआरसीज हैं उसी तरीके से डीडीआरसी भी डेवलप किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन डीडीआरसी अभी बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। डीडीआरसी का काम हो, डीडीआरसी का फुल फॉर्म हो गया डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। ठीक है जी, थैंक यू सर। जो डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और जो भी डिसेबल्ड से संबंधित जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो डीडीआरसी में अभी प्रेजेंटली किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, हार्टफेल्ट थैंक्स, थैंक यू एवरीबॉडी। हेलो सर जी। डीडीआरसी आपने बताया, तो उसमें रिहैबिलिटेशन कोर्स है क्या? भावना मैम, आपको रोकना चाहूंगा। सुधी मैम, मुझे पता है आप व्यस्त हैं और आप यहाँ से एग्जिट ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो रहा है और मुझे पता है कि आपके पास कुछ बहुत व्यस्त कार्यक्रम होंगे, तो प्लीज आप यहाँ से लेफ्ट ले सकती हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी। हाँ भावना जी, अब आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ सर, मुझे ये बोलना था कि डीडीआरसी के अंतर्गत कोई कोर्स है क्या रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए? नहीं मैडम, रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए कोर्स नहीं होता है। डीडीआरसी में पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए होते हैं। डीडीआरसी बहुत सारे एनजीओ से मिलकर भी काम करता है और डीडीआरसी पर्सनल लेवल पर भी कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज रन करता है।